17 अगस्त 1988 की शाम बहावलपुर एयर बेस से सदर पाकिस्तान की क़यादत में अमरीकी सफ़ीर और पाकिस्तान आर्मी के आला अफसरान को लिए पाक फ़िज़ाइया का एक C-130 तैयारा जब फ़िज़ा में बुलंद हुआ तो किसी के गुमान में भी नहीं था कि आने वाले चंद लम्हे पाकिस्तान की तारीख को बदल के रख देंगे। एक धमाका होने वाला था जिसकी बाज़गश्त हमारी तारीख के हर दौर में सुनी जानी थी। उस तैयारे के हादसे को आज 21 साल गुजर गए। इस एक हादसे ने आमरीयत के इस 11 साला दौर का खात्मा कर दिया जो तनाज़ों, हंगामों और तल्ख तारीखी वाक़यात से भरपूर रहा। हादसे की वजूहात के बारे में आज भी तफ्तीश जारी है। जनरल ज़ियाउल हक की पैदाइश 12 अगस्त 1924 को जालंधर में हुई। शिमला और सेंट स्टीफन कॉलेज से तालीम हासिल करने के बाद वो ब्रिटिश आर्मी से मुंसलिक हो गए। दूसरी आलमी जंग के दौरान अपनी खिदमात सरंजाम देने के बाद उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में बतौर मेजर शमूलियत इख्तियार की। तरक्की करते करते 1 मार्च 1976 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे तक पहुंचे। 1977 में मार्शल्लाह के नफाज ने उन्हें पाकिस्तान की बागडोर भी सौंप दी। तारीख में जो हमारे चंद कारनामे हैं जिसमें कि एक सुपर ताकत ने हमारे नेबर में अफगानिस्तान पे कब्जा किया और पाकिस्तान की वो कुर्बानी जिसमें वो तने तना अमेरिका तो 1981 तक इससे बहुत दूर था और मुझे इस बात का इल्म है कि उन्होंने बार बार जनरल ज़ियाउल हक को आकर, मैं चंद मीटिंग में मैं खुद बैठा हुआ था, ये कहते रहे कि पाकिस्तान को बचाएं, लेकिन उनको मालूम था कि अगला हदफ जो है वो रूसियों का पाकिस्तान होगा। इसमें शक नहीं कि वो एक आमिर का दौर था। 1977 में भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद अपनी पहली तकरीर में जनरल ज़िया ने 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात कराए जाने का वादा किया। हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल नाफिज कर दिया गया है, कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं, सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं, अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया है। मगर ये 90 दिन 11 साल पर मोहित हो गए। इस दौरान अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए सियासतदानों का एहतसाब, अफगान जिहाद, निफाज शरीयत, समाजी जराइम का कलाकमा जैसे मसाइल इलेक्शन की राह में हायल होते रहे। सरबराह मुमलकत होने की हैसियत से नफाज शरीयत के लिए मुझ पर आम शहरियों के मुकाबले में ज्यादा जिम्मेदारियां आयद होती और इसका एहसास मुझे आज नहीं हुआ है। मुझे इसका एहसास उस रोज से है जब मैंने 5 जुलाई सन 1977 को अनाने हुकूमत संभाली थी। जनरल ज़ियाउल हक के मुताबिक बदउनवान सियासतदान जमहूरियत के कातिल थे और उनकी मौजूदगी में इंतखाबात मुल्की मफाद के मुनाफी थे। ये नारा ज़ियाउल हक के इख्तदार को मजीद तवालत देने में बेहद मुआविन साबित हुआ। देखें, वो एक गैर जमहूरी दौर था, वो एक मिलिट्री रूलर थे। आप उनको डिक्टेटर कहना चाहें तो कह सकते हैं, क्योंकि गैर जमहूरी दौर था वो। भुट्टो अवामी लीडर था, लोगों के दिलों में रहता था। ज़ियाउल हक का सारा दौर भुट्टो की सियासी हिमायत को कम करने और मजहबी सोच रखने वाले लोगों को अपने पीछे इकट्ठा करने में गुजरा। पीपल्स पार्टी को खत्म करने का जुनून आखिरी लम्हे तक ज़ियाउल हक पर सवार रहा। ज़ियाउल हक के इख्तदार को अफगानिस्तान पर रूस के हमले ने एक नई जिंदगी बख्शी। अचानक ही एक डिक्टेटर दुनिया की नजरों में अहम होने लगा। उस मौके पर ज़ियाउल हक ने अफगान जिहाद की बुनियाद रखी, जिसकी कोख से एक आम राय के मुताबिक शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी ने जन्म लिया। हर आमिर की तरह ज़ियाउल हक ने भी अपने इक़दामात को आईनी साबित करने की भरपूर कोशिश की। इस मकसद के लिए 1980 में 284 अराकीन पर मुश्तमिल एक मजलिस शूरा का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोगों की सरपरस्ती की गई। इक़्तिदार की बका की ज़रूरत जब शिद्दत इख्तियार कर गई
تو ایک ریفرینڈم ایجاد کیا گیا جس کے ذریعے 1 دسمبر 1984 کو انہیں اگلے 5 سال کے لیے آئینی صدر مان لیا گیا۔ فوج، سیاستدان اور عدلیہ سب اس موقع پر چپ تھے۔ اسی دوران میاں نواز شریف کا نام پہلی مرتبہ سیاسی افق پر ابھرا۔ پنجاب میں اس نئے چہرے کی خوب حوصلہ افزائی کی گئی اور 2 طرفہ تعاون سے ریفرینڈم کو ناقابل یقین حد تک کامیاب بنا دیا گیا۔ ایک آمر کے لیے انجام دی گئی ان خدمات کے انعام کے طور پر نواز شریف کو پنجاب میں وزارت اعلیٰ دی گئی۔ 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کے ذریعے ایک نئی طرز کی جمہوریت کا ڈول ڈالا گیا۔ اس الیکشن میں محمد خان جونیجو ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ انہوں نے یہاں جو اسلامی نظام لانے کی کوشش کی، جو انہوں نے زکوٰۃ کا سلسلہ، صلات کا سلسلہ شروع کیا، جو انہوں نے یہاں پر اسلامی روایات کو، اپنے لباس کو ترجیح دی، اس کو آج تک لوگ جو ہے یاد کرتے ہیں کہ وہ دور ایک بہترین دور تھا۔ جنرل ضیاء نے ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے کرکٹ ڈپلومیسی جیسی جہد متعارف کروائی، جسے آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ مرد مومن مرد حق کہلانے والے اس شخص نے پہلی مرتبہ UNO کے اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن کی آیات سے کروایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ اس ایک واقعے نے ضیاء الحق کی امت مسلمہ میں وقت میں بے انتہا اضافہ کر دیا۔ Mr. President, it's a great honor for me and my country that I've been given this opportunity to address this 35th session of the United Nations General Assembly on behalf of the 900 million fellow Muslims in commemoration of such an epoch-making event in human history. I do so with deep humility in response to the mandate conferred upon me by the 11th Islamic Conference of Foreign Ministers which Pakistan was privileged to host last May. Speaking as a humble believer, I am particularly conscious of the Islamic injunction to rise above race, color, and creed, and to perceive fellow human beings in terms of universal brotherhood.